बीबी लो होने की वजह से वो बेहोश हुई थी। होश में आते ही उसने सबको देखा। इस वक्त कमरे में तकरीबन घर के सारे अफराद मौजूद थे जो परेशानी से उसके सर पर खड़े थे, जिनमें सरफरेज शाह अमीर था। उसके होश में आते ही हर कोई उसकी तीमारदारी में लग चुका था, जैसे वो बेहोशी से नहीं, खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से उठी थे। उनकी फिक्रें देखकर हयात ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसकी माँ के जाने के बाद उसके बाप को हमेशा यही तो फिक्र रहती थी कि अगर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सब सिर्फ हमारी सोची होती हैं। खुदा ने पहले से ही हमारे लिए सब सोच लिया होता है और सही वक्त पर हमें उसकी मसलहत भी समझ में आ जाती है। आज हयात रफ़ीक के दिल ने शिद्दत से इस बात की गवाही दी थी कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी अपने भी गैर हो जाते हैं और कभी कभी गैर अपनों से बढ़कर बन जाते हैं। मैंने तुझसे क्या कहा था? साहिर ने अपने सामने खड़े इहाब को घूरते हुए कहा। इस वक्त वो दोनों लान की बैक साइड पर मौजूद थे। घर में मेहमान पड़े हुए थे और माहिम के कमरे में लड़कियां घेरा डाले बैठी हुई थी। ऐसे में उसने इहाब से सिर्फ इतना कहा था कि जाकर अपनी बहन को बाहर लान में लेकर आ, और अगर पूछे क्यों तो कह देना कि साहिर बाइक के चोट लग गई है। यकीनन ये बात सुनकर वो आ जाती है, क्योंकि सीधे तरीके से वो इतनी आसानी से तो कभी ना आती। मैंने तो यही कहा था कि आपको चोट लगी है, वो नहीं आई तो मेरा क्या कसूर? उसने कसूर बहन को ठहरा दिया। जरा बताना कहाँ चोट लगी थी? मेरे पेट की हड्डी में। जितने मजे से उसने बताया था, अगले ही लम्हे इतने मजे का करारा थप्पड़ उसके गाल पर रसीद हुआ था, जिसकी वजह से वो अगले ही लम्हे जमीन पर जा गिरा। साहिर भाई, ये गलत हरकत है, मैंने बाबा से शिकायत लगाऊंगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अभी रो देगा, जबकि उसका चेहरा देखकर साहिर ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। एहाब हमेशा से उसके लिए एक डोल था जिसे जब मौका मिलता वो बजाने बैठ जाता। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, उसने खुद की तरफ सवालिया नजर देखते हुए पाक असीम ने बात शुरू की। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दी जाए। उसके कहने पर अपनी जगह से रुककर शामिर ने उसका माथा छुआ। पहला ख्याल उसे यही आया कि उसकी तबीयत खराब है, क्योंकि नॉर्मली असीम ऐसी बात कभी नहीं करता। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो। उसके कहने पर शामिर ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। नहीं नहीं, आप कहें। उसने जल्दी से कहा, कहीं असीम अपने कहे से पीछे ना हट जाए। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता दो। वो जानता था कि शामिर किसी का नाम लेगा, पर फिर भी वो उसकी मर्जी से उसके मुंह से सुनना चाहता था। आप क्या सुनना चाहते हैं बाबा साईं? तुम्हारी मर्जी है। आप जानते हैं मेरी मर्जी क्या है शामिर? ये कोई मजाक नहीं है, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, ये जिंदगी भर का फैसला है शामिर। बाबा साईं, आप जानते हैं अपने से जुड़े रिश्तों का मैं बहुत ही ख्याल रखता हूँ। तो फिर ठीक है, हयात से उसकी मर्जी पूछेंगे। अगर उसने इकरार किया तो जरियाम के वलीमे पर ही तुम्हारा निकाह भी कर देंगे। उसके कहते ही शामिर जोश व खुशी से उनके गले लग गया था। हाय अल्लाह बाबा साईं, थैंक यू। आपकी बात सुनकर दिल चाह रहा है कि आपको जोर से किस करूं, लेकिन ना ही तो मैं अम्मा साई हूँ और ना ही आप हयात हैं। उसके कहने पर असीम ने जोर से उसके कमर पर मुक्का रसीद किया, जिसकी वजह से वो अपनी कमर से हिलाता हुआ पीछे हुआ। बेशरम इंसान, कभी तो शर्म का लिया कर। कहाँ से शर्म करूं? असीम शाह का बेटा हूँ, उसने अपनी दुखती हुई कमर से हिलाते हुए कहा, जबकि उसके कहने पर असीम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, अहम बात तो तुमने सुनी नहीं है। तुम्हारा अभी निकाह हो रहा है, लेकिन मैं रुखसत तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम कमाने नहीं लग जाते। अरे आप फिक्र मत करें, हयात के लिए तो मैं सारी हयात कमाता ही रहूंगा। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। क्यों क्यों नहीं दिखती? उसकी खुशी की उसकी शादी की मुराद जब पूरी होने जा रही थी, वो भी अपने मनपसंद शर्त से। बाबा साईं, साहिर ने मुझे थप्पड़ मारा। बच्चों की तरह इस वक्त वो ऐना और वसी के सामने खड़ा साहिर की शिकायत लग रहा था। तुमने किच किया होगा। वसी के पूछने पर उसने साफ लफ्ज में उसे साहिर की कई सारी बातें बता दी, जिसमें वसी ने गौर से बस अपने नालायक बेटे की बात पर किया। गधे की औलाद, किस अक्लमंद ने कहा था कि पेट में हड्डी होती है? उसके कहने पर ऐना ने जोर से उसके बाजू पर मुक्का मारा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने क्या क्या दिया। औलाद तो वो उसी की थी ना? अरे मुझे भी तो यही लगा था ना, लेकिन जब उस दिन मेरे पेट में उस लड़की ने लात नहीं मारी थी और मेरे बहुत दर्द हो रहा था ना, तब मामा ने कहा था पेट की हड्डी में लगी होगी। ए हाँ, मैंने गुस्से में कहा था। उसकी बात सुनकर ऐना का दिल चाह अपना सर पीट ले। ऐसा भी क्या गुस्सा था कि आपने मुझे गलत बात बता दी और इसी वजह से साहिर भाई का थप्पड़ भी खाना पड़ा? उसे फिर से अपना गाल सिलाते हुए कहा, तो क्या गुस्से वाली बात नहीं थी? एक लड़की से मार खा कर आ गया। उसने जैसे उसे शर्म दिलानी चाहिए। मैं तो फिर भी एक कम उम्र लड़का हूँ बाबा की तरह थोड़ी, जो इतने बड़े मर्द होकर मुतसिम अंकल से थप्पड़ खा चुके थे। उसके कहने पर वसी तेजी से मारने के लिए उठा, जबकि उसके उठते ही वो तेज रफ्तार से कमरे से भाग गया।
पुरानी बातें करते हुए एक बार फिर प्रीशा ने उसे ये बात बता दी थी कि मुतसिम से वसी पर हाथ उठाया था और तब से इहाब किसी मौके पर उसे ये बात याद लाना नहीं बोलता था। तो असीम शाह ने अपना फैसला बदल लिया। उसकी पूरी बात सुनते आलम ने तबसरा किया, जबकि मुतसिम संजीदा नजर से उसको देख रहा था। हाँ, बदलने पर मजबूर हो गया, लेकिन तुम तो कहते थे जब तक शामिर इस लायक नहीं हो जाता किसी की जिम्मेदारी उठाए तब तक उसकी शादी नहीं करोगे, तो फिर अब ये ख्याल कैसे आ गया? मुतसिम ने उलझी हुई निगाहों से उसको देखा। हाँ, मैंने कहा था मुतसिम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहली बात यह कि जब हयात की तबीयत खराब हुई थी तब मैंने शामिर को देखा था। मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो हयात को पसंद करता है, लेकिन मैंने अपनी सोच को जता दिया, पर इस वाक़े ने मुझे दोबारा ये सोचने पर मजबूर कर दिया और मेरा अंदाज़ा सही था। शामिर हयात को पसंद करता है। दूसरी बात ये है कि हम सब जानते हैं वो हमेशा से ऐसा ही है। वो तब तक कोई काम नहीं करता जब तक उस पर उस काम का बोझ नहीं डाला जाए। मैं उसे ये कहता था कि जब तक वो कोई जॉब नहीं करता तब तक उसकी शादी नहीं करूंगा, पर ये बात मैंने नहीं सोची थी। अगर मैं उसका निकाह या शादी कर दूं तो वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा। उसे अपने रिश्तों का ख्याल रखना आता है और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ, जब हयात उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी तो उसको निभाने में देर नहीं करेगा। आयरा और परी में से कोई एक हयात से इस बारे में बात कर लेंगे और दूसरा फैसला तुम्हारा होगा मुतसिम, क्योंकि तुम ही उसके सरपरस्त हो। मेरी तरफ से हाँ समझो, लेकिन मैं अहमियत हयात के फैसले को दूंगा। उसके कहने पर असीम ने सर इस बात में हिलाया, जबकि आलम उनसे मुखातब हुआ। वैसे बात तो कस्बा को करनी चाहिए ना। जैसे तुम तो अपनी बहन को जानते नहीं ना, पहले उसे ये बात बताओ, फिर खुशी में जब वो सदमे में जाएगी तो उसे सदमे से बाहर निकालो, फिर कहो जाकर हया से बात करनी है। वो जाकर बात नहीं करेगी, अपने नकम्मे की तारीफें करेगी और हया से ये कहकर कि शामी से बहुत खुश रखेगा, खुद ही उसका जवाब रजामंदी में दे देगी। असीम के कहने पर मुतसिम ने अपनी हंसी जब्त की, जबकि आलम ने जोर से उसकी कमर पर मुक्का रसीद किया। उसका कमीना कजन प्लस दोस्त प्लस बहनोई उसके सामने बैठकर उसी ही की बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। मुतसिम ने उसे उसीरम के घर का एड्रेस दिया था, जो उसने खामोशी से थाम लिया था। वो अपने बाप से ये नहीं कह सकी कि वो उसीरम खान के घर का एड्रेस पहले से जानते थे। आहान के साथ उसके घर पर आई थी। उन्हें देखते ही गार्ड्स ने फौरन उनके लिए दरवाजा खोला, क्योंकि यह उसीरम का ऑर्डर था। अगर नूर दोबारा उस घर में आए तो उसे पहले की तरह बाहर खड़ा ना किया जाए। आहान के मोबाइल पर उसके दोस्त की कॉल आ रही थी, इसलिए वो बाहर रुककर कॉल सुनने लगा, जबकि वो बिना उसके अंदर आने का इंतजार किए खुद उछलती हुई अंदर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अपने बाल सुलझाती हुई कस्बा पर गई। उसके पीछे खड़ी होकर उसीम ने नरमी से उसे अपने हंसा में लिया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ जानिशा। कैसी खुशखबरी? हमने इरादा किया है कि तुम्हारे दूसरे बेटे को भी गोली चढ़ा देते हैं। उसीम के कहने पर वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी। क्या सच में आप माहिर की बात कर रहे हैं? उसने सवालिया नजर से असीम को देखा। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे नकमे की बात कर रहा हूँ। क्या सच में आप उसकी शादी के लिए राजी हो गए? हाँ बिल्कुल, और मैं जरैम के वलीमे पर ही उसका निकाह करने का इरादा रखता हूँ। तुमने पूछा नहीं लड़की कौन है? कौन है? हयात। क्या सच में? आपको पता है मुझे हयात बहुत अच्छी लगती है। चहकते हुए वो अपनी खुशी का इजहार करती और वसीम मुस्कुराते हुए उसकी खुशी देख रहा था। वो कहीं से भी 3 बड़े बच्चों की मान हिला देती, ना दिखने में ना हरकतों में। उसकी सिर्फ उम्र बढ़ थी, जबकि हरकतें उसकी पहले की ही तरह थी। मुलाजम ने उसे बताया था कि उसीरम इस वक्त घर में बने ऑफिस में मौजूद है, जहां उसके खास मेहमान मौजूद है। उसकी बात सुनते वह वहां का रास्ता पूछकर वहां चले गए। ये कोई नई बात ना थी। वो अगर शाह इंडस्ट्री में जाती थी तो बिला झिझक मीटिंग रूम में चली जाती थी और कोई उसे कुछ नहीं कहता था। इस वक्त भी उसने यही काम किया था और यह काम करते उसके ज़हन में यह बात कहीं नहीं आई थी कि वो इस वक्त शाह इंडस्ट्री में नहीं, उसीरम खान के घर पे मौजूद थे। रूम में दाखिल होते ही सबने हैरत की तरफ देखा। वहां चंद कुर्सियां लगी हुई थी और सरबराही कुर्सी पर उसीरम खान मौजूद था, जिसका चेहरा उसको देते ही गुस्सा जब्त करने के बाद सुर हो चुका था। एक्सक्यूज मी। उनसे एक्सक्यूज करता वो बाहर निकला। उसके पीछे नूर भी दोबारा कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ क्या कारी हो तुम? दरवाजा बंद करते ही उसने गुस्से से कहा। इस वक्त उसे अंदर बैठे सारे अफराद देख चुके थे और यही तो उसीरम खान नहीं चाहता था। वो उसे किसी के नजरों में नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसके मना करने के बावजूद ये लड़की फिर उसके घर आ गई थी। ना सिर्फ आई थी बल्कि बिलाजिजिक उसके ऑफिस रूम तक भी आ चुके थे। आपने बताया था ना कि आप जाने वाले हैं, तो मैं बस आपसे मिलने आई थी। क्यों मिलने आई थी तुम मुझसे? एक बार की कभी बात तुम्हें समझ नहीं आती? उसका ऑफिस रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए इस बात का डर नहीं था कि उसके गुस्से से बड़ी आवाज वहां अंदर तक जा रही होगी। मैं तो बस मिलने आई थी।
اس کا ایسا لہجہ سن کر نور کی آنکھیں بھیگ چکے تھے. اسے کہاں عادت تھی کسی کے ایسے لہجے کی؟ کیوں ملنے آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا کیا اب بالکل بھی اچھے نہیں ہے. میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی. روتے ہوئے اس نے اپنے نازک ہاتھ کا مکہ اس کے سینے پر مارا اور وہاں سے بھاگے. جبکہ اس کے جانے پر اسیرم نے ضبط سے آنکھیں بند کی. اس کا لہجہ کتنا زیادہ ہی تیز ہو گیا تھا اور زیادہ غصہ اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ اس نے یہ غصہ نور شاہ پر دکھایا. یقیناً وہ پہلا مرد تھا جس نے اس طرح سے اس سے بات کی تھی، لیکن ابھی کے لیے یہ ضروری تھا. اس نے خود کو ریلیکس کیا اور واپس اندر چلا گیا جہاں وہاں بیٹھے افراد اسی کا انتظار کرتے. اسی لمحان ایز ایوری تھنگ از آل رائٹ، ان میں سے بیٹھے ایک شخص نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، جس پر اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا. وہ لڑکی کون تھی؟ کوئی خاص نہیں، اپنے کام کی طرف آتے ہیں. بالوں میں ہاتھ پھینک کر وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. تمہارے بھائی کے ریسیپشن کا انویٹیشن ملا تھا، تمہیں مبارکباد دینے تھے. اس کے پاس کال پک کرتے ہی شاندے نے خوشگوار لہجے میں کہا، تھینک یو بڈی، یو ویلکم. لیکن یہ اچانک کیسی ہو گیا؟ لمبی کہانیاں تم سے مل کر بتاؤں گا. جب تم آؤ گی اسی بہانے تم میری حویلی بھی آ جاؤ گی. میں نہیں آ رہی. ہاں، جس دن تمہارے بھائی کا ریسیپشن ہے اس دن میری پھپھو آ رہی ہیں. تمہیں بتایا تھا نا کہ جو لنڈن میں رہتی ہیں. تو تم کیا انہیں لنڈن لینے جا رہی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنایا. جب نظر باہر آتی ہوئی نور پر پڑی، وہ اتنی جلدی کیوں آ رہی تھی؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں شان سے. بنا دوسری طرف کوئی بھی بات سنے اس نے کال کاٹ دی. کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی آ گئی؟ اس کے قریب آتی آہان نے پوچھا، لیکن چہرے پر غور کرنے کے بعد وہ ٹھٹک گیا. کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ ہاں، وہ اسیرم اندر نہیں ہے تو بس میں اس لیے رو رہی ہوں. میں ان کی وجہ سے آئی اور وہ تھے ہی نہیں. اسے نظر جھکائے ہوئے کہا، اگر وہ آہان کو وہ سب بتا دیتی جو اس اسیرم نے اسے کہا ہے تو پھر ایک تماشا لگنا تھا اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی. اس لیے تماشے سے بہتر تھا جھوٹ بولنا. کوئی بات نہیں، میں پھر لے آؤں گا. اسے اپنے ساتھ لے کر وہ باہر چلا گیا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آئرا نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی. میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے آئرا آنٹی، آپ سب بلا وجہ میں اتنے پریشان ہو گیا. طبیعت تمہاری خراب تھی، تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی تو نہیں تھا نا؟ میں کاموں میں اتنا الجھی ہوئی تھی کہ میرے بھی دھیان میں نہیں رہا. نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے اینا آنٹی، مجھے کھانے پر بلایا تھا. بعد میں انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ بھی بھجوا دیا تھا، پر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں نے نہیں کھایا. اس نے ایک ہی سانس میں پوری وضاحت دی. خیر، تم سے کچھ بات کرنی تھی. جی کہیں. اگر ہم تمہارے لیے کوئی فیصلہ کریں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گی؟ جی. اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا. چاہے وہ فیصلہ تمہاری شادی کا ہو. اس کی بات سن کر حیات نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اپنا سر پھر ہاں میں ہلا دیا. آپ متسم انکل سے پوچھ لیں، وہ جو کہیں گے مجھے منظور ہے. متسم لالا سے ہم پوچھ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو فیصلہ حیات کرے گی سب وہی مانیں گے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے اچھا فیصلہ ہی کریں گے. میں تمہیں لڑکے کا نام بتا دیتی ہوں، کہیں تم نام سن کر انکار نہ کر دو. ان کے کہنے پر حیات نے اچنبے سے ان کی طرف دیکھا. ہم نے شامیر کو تمہارے لیے پسند کیا. شامیر؟ ہاں، شامیر. لیکن آپ ان سے تو پوچھ لیں، یہ سب اس کی مرضی سے تو ہو رہا ہے. تم اپنی مرضی بتاؤ حیات. اس نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوا. میں اب بھی سب کچھ آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں. آپ لوگوں نے مجھے ایک فیملی ممبر کی طرح رکھا ہے، میرے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ تھوڑی کریں گے. اس کے کہنے پر آئرا نے مسکراتے ہوئے اس معصوم پری کو اپنے گلے لگا لیا. دروازہ نہ کھولنے کی ہوا پر اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ نظریں اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر تھی. نور بی بی، یہ آپ کے لیے آیا ہے. شازمہ نے ہاتھ میں موجود پھولوں کا بوکے اور گفٹ بیگ اس کی طرف بڑھایا. کس نے بھیجا ہے؟ پتہ نہیں، ایک لڑکا لایا تھا، کہہ رہا تھا آپ کے کسی دوست نے بھیجا ہے. اپنی جگہ سے اٹھ کر نور نے اس کے ہاتھ سے وہ پھولوں کا بوکے اور گفٹ بیگ لیا اور اسے جانے کا اشارہ کیا. گفٹ بیگ میں ایک گفٹ اور کارڈ رکھا تھا. نور نے وہ گفٹ اور کارڈ نکالا. اس نے گفٹ ریپر اتارا اور ایک لیڈیز پرفیوم تھا. اپنی کلائی پر ہلکا سپرے کر کے وہ اس پرفیوم کی خوشبو سونگنے لگی اور دل کیا بس اس خوشبو کو ہی محسوس کرتی رہے. اس نے کارڈ اٹھا کر کھولا، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں خوبصورت رائٹنگ سوری نور لکھا ہوا تھا. بیچنے والا کا نام نہیں تھا، لیکن ان دو لفظوں سے وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کام کس کا ہے. غصے سے اس نے اس کارڈ کو مروڑا اور پھولوں کا بوکے اور پرفیوم دور پھینکے. پھینکنے کی وجہ سے وہ کانچ کی بوتل ٹوٹ چکی تھی، جبکہ اس کی خوشبو آہستہ آہستہ سارے کمرے میں پھیل رہی تھی اور دوسری طرف وہ خوبصورت پھولوں کو بوکے اپنی ناقدری پر رو رہا تھا. مشال بات کر رہی ہوں. فون پر مجھے دوسری جانب سے اس نے مشال کی تیز آواز سنائی دی، جس پر اس نے خود کو کوسا. اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ نمبر مشال کا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھاتا. تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟
میرے کہنے پر میرے والد محترم نے متصم انکل سے تمہارا نمبر مانگا تھا تاکہ میں تم سے اس دن کے لیے معذرت کر سکوں۔ اچھا تو کرو، معذرت کے لیے فون کیا یہ کافی نہیں ہے جو معذرت بھی کرو؟ جب معذرت کرنی ہی نہیں تھی تو فون کیوں کیا؟ اس کے بعد سنتے ایہاب نے تب کر کہا، تمہارا حال جاننے کے لیے۔ زیادہ زور سے تو نہیں لگی تھی اور ابھی درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ ایہاب بسی اتنا کمزور نہیں ہے ایک لڑکی کی لاش سے ڈہ جائے، اور وہ تو میں تیار نہیں تھا اس لیے یہ سب ہو گیا۔ اگر تم مجھے مارنے سے پہلے بتاتی نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا میں چیز کیا ہوں۔ اچھا تو اگلی ملاقات میں بتا دوں گی، پھر پتہ چل جائے گا تم کیا چیز ہو۔ اس سے بائک کاٹ کے وہ فون اٹھا چکے تھے جبکہ ایہاب نے اپنے پے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ تکلیف ابھی بھی محسوس ہو رہی ہو۔ مارا تو اس نے ایک لڑکی نہیں تھا، پر اس کے مارنے کا انداز کسی مرد سے کم نہیں تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ اسیرم کی چوتھی کال تھی جسے بالآخر اس نے پک کر ہی لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کیا بات ہے، نور شاہ کی طرف سے اتنی خاموشی؟ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی پا کر اسیرم نے کہا جسے سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گفٹ بھیجا تھا، مجھے معلوم تھا تمہیں کیا پسند ہے اس لیے اپنی پسند سے بھیج دیا، کیسا لگا؟ جواباً پھر خاموشی ملے۔ نور آئی ایم سوری، مجھے تم اس طرح سے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، پر میں کیا کرتا، تم اس طرح سب کے سامنے آ گئی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تم کسی کی نظروں میں آؤ۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، پلیز تم بات تو کرو، مجھے تمہاری خاموشی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، تم بھی بھلے مجھے ڈانٹ دو پر کچھ تو کہو۔ اس کے انداز میں بے چین تھی جسے وہ بھی محسوس کر چکی تھی، پر پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا بلکہ بنا اس کی مزید سنے کال کاٹ دی۔ اسیرم نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ انسان ناراض اسی سے ہوتا ہے جس سے وہ جو چاہتا ہے کہ سامنے والا اسے منائے، اور اسیرم اسے ضرور منائے گا۔ اس کی زندگی میں آج تک ایسا کوئی نہیں آیا تھا جسے وہ مناتا، اس سے ناراض ہوتا۔ نور شاہ وہ پہلی شخص تھی اور اسیرم ماں کو اسے منانا تھا کسی بھی طرح۔ اسے نور کی ناراضگی بے چین کرتی اور جب تک وہ مان نہ جاتی تب تک اسے اسی طرح بے چینی رہنے تھے۔ عالم دیکھے نا دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، آریا نے مسکراتے ہوئے اسٹڈی روم میں بیٹھے سریام اور حریب کو دیکھتے ہوئے کہا جنہیں روم میں لگے ہوئے گلاس وال کے ذریعے وہ بآسانی دیکھ رہے تھے، جہاں پر وہ دونوں سمیبا بیٹھے تھے جبکہ سامنے رکھی چھوٹی ٹیبل پر چند کتابیں موجود تھی۔ چونکہ شادی گاؤں میں ہی ہونی تھی اس لیے کچھ افراد واپس حویلی آ چکے تھے کیونکہ یہاں بھی بہت تیاری کرنی تھی، اور اب تو شامی کے نکاح کی تیاری بھی ہونی تھی جو کہ سریام کے ولیمے کے ساتھ ہونا تھا۔ ماشاءاللہ، ویسی عالم یہ منظر کچھ دیکھا دیکھا نہیں لگ رہا۔ آریا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حساب میں لے لیا۔ بالکل جانے عالم، بس فرق کتنا ہے، پہلے یہاں پر ایک مرد موجود تھا اور اب ایک لڑکی، لیکن اب تم انہیں دیکھنا بند کرو، انہیں ان کا کام کرنے دو اور تم اپنا کام کرو۔ میرا کیا کام ہے؟ اسے ناسمجھی سے عالم کی طرف دیکھا۔ تمہارا کام ہے مجھے خوش کرنا۔ اس نے آئرہ کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اوف آئرہ، بہت باری ہو گئی ہو۔ عالم کے کہنے پر اس نے ہپکی سے اس کے سینے پر زور سے مقام مارا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ غلط بات ہے، خود تو سحر لالا ہر وقت مہیم کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اب مجھے موقع ملا ہے تو اٹھا کر یہاں پر بیچ دیا۔ کب سے کمرے میں اکیلا بیٹھا وہ خود سے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ حیات اس وقت شہر میں تھی جبکہ شامی مسلسل سائر کی شامی قصیدے پا رہا تھا کیونکہ اس نے ہی شامی کو یہاں پر زبردستی بھیجا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہیں پر رہتا تو نکاح ہونے تک حیات کی ناک میں دم کرتا۔ بہتر تھا جب تک نکاح نہیں ہوتا شامی کو حیات سے دور ہی رکھا جاتا۔ دیکھنے تو دیتے حیات مجھے دیکھ کر کس طرح کا ری ایکشن دیتی، تھوڑا شرماتی، تھوڑا گھبراتی یا شاید کچھ اور کرتی۔ تصور میں وہ حیات کے الگ الگ روپ سوچ رہا تھا۔ حیات بی بی، بس جلدی سے میری حیات میں آ جاؤ، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید باہر کچھ انٹرٹینمنٹ کا سامان مل جاتا۔ اتنی جاہل نہیں ہوں میں، اے بی سی علی بے میرے کو بھی آتی ہے، اماں نے سکھائی تھی۔ اسے سامنے چند کتابیں رکھی تھی اور زریاب اسے اے بی سی سکھایا تھا جس پر اس نے غصے سے کہا، اچھا سناؤ مجھے۔ زریام کے کہنے پر اس نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ کر وہ بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اسے اے بی سی سنانے لگے جبکہ اس کے انداز پر زریام پاس اپنی مسکراہٹ سب کے بیٹھا رہا۔ واو حریب، میں تو تمہیں جاہل سمجھتا تھا، تم تو پڑھی لکھی ہو۔ اس کے کہنے پر حریب نے فخر سے گردن اکڑائی۔ اچھا تو میں تمہیں کچھ بیسک چیزیں سکھا دیتا ہوں۔ نہیں سیکھنی، اتنی دیر سے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، چھوڑ دے میری جان۔ اس وقت وہ دونوں کارپٹ پر بیٹھے تھے جبکہ ان دونوں کے درمیان میں صرف چند انچ کا فاصلہ تھا جو کہ اس کی بات سنتے ہی زریام نے مٹا دیا۔ اسے کمر سے پکڑ کر زریام کا ہلکا سا اٹھا کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب جان کہہ رہی ہو تو چھوڑ کیسے دوں؟ زریام نے شرارتی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔
हुरैब ने नजर उठाकर उस शख्स को देखा। घनी घनी दाने मुझे समेत वो डिम्पल वाला खूबसूरत मर्द सिर्फ उसका था। ये सोच ही कितनी दिलकश थी। छोड़ मुझे नहीं, छोड़े मुझे, बल्कि छोड़ने की बात ही क्यों करनी है, हम पकड़ने की बात करते हैं ना। उसके गर्दन पर हाथ रखकर जुरैब ने उसका चेहरा खुद के करीब किया, उसके लबों पर रुक गया। हुरैब ने बिना कोई मज़ाहमत किए उसके गर्दन पर अपने बाजू डाल दिए और उसका यह अंदाज जुरैब को मजीद बहका चुका था। कमरे नहीं, आप लोगों के पास। शामी के सदमे से बड़ी हुई आवाज़ सुनते वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और हुरैब तो उसकी गोद से उठकर कमरे से बाहर झुके थे, जबकि जरियाम अपनी मूछें संवारता हुआ इधर उधर देख रहा था। लाला, ये स्टडी रूम है, ये पढ़ने के लिए होता है। हाँ तो मैं उसे पढ़ा ही रहा था। आप उसे पढ़ा नहीं रहे थे, बायोलॉजी सिखा रहे थे। शामी के कहने पर जरियाम ने घूर को उसको देखा। बेशरम इंसान, कुछ शर्म का ले। मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो आपको करनी चाहिए बेटा। मेरा निकाह होगा ना, तब मैं ये सब अपने कमरे से बाहर किया तो मुझे कुछ मत कहना। मेरी बिला से तू बाहर रोड पर जाकर कर ले तुझे जो करना है। इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ जो रोड पर चला जाऊंगा। मुंह बनाते हुए वहां से चला गया, जबकि उसके जाने के बाद सुरैम भी सारी किताबें उठाकर उनकी जगह पर रखने लगा। यहाँ बैठने का क्या फायदा, उसकी बीवी तो भाग चुके थे। बुक स्टोर से निकलकर उसने अपनी गाड़ी देखने के लिए नजरें दौड़ाई, जो कुछ फासले पर खड़ी थी। यहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं थी, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी दूर खड़ी की थी। वो गाड़ी के जाना पड़ने लगे जब अपने पीछे उसे उस सीरम की आवाज सुनाई थी। हैरत से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। ब्लू जीन के साथ इस वक्त उसने ब्लैक जैकेट और आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए हुए थे, जबकि सर पर कैप पहना हुआ था। इस वक्त वो आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था, क्योंकि आम दिनों में नूर ने उसे पैंट कोट यहाँ पे कमीज सलवार में देखा था। इस वक्त जब तक कोई उसे करीब से ना देख लेता तो यही ना जान पाता कि वो सीरम खान है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमसे मिलने आया था। क्यों मिलने आए थे? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करती। आपको फर्क पड़ता है? उसकी आवाज आस्था थी लेकिन लहजा सहद। बिल्कुल पड़ता है। आज मैं जा रहा हूँ पर तुम्हारी नाराजगी मुझे जाने नहीं दे रही। एक दोस्त था मेरी, उसे भी नहीं खोना चाहता, और ना ही ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि वो मुझसे नाराज है। उसने आंखों से चश्मा उठाया और नूर की नजरें उसकी नीली आंखों से टकराए। ठीक है, पर मुझे कभी इस तरह डांटेंगे नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो कहूंगी वो करेंगे। बिल्कुल। पर अभी मुझे कोई भी महंगा गिफ्ट देंगे ताकि मेरी नाराजगी दूर हो जाए। उसके कहने पर उसीरम ने मुस्कुराते हुए अपना सा असबाब में लाया। वो राजी हो चुकी थी तो उसीरम की बेचैनी भी दूर हो चुकी थी। आज जरियाम और हुरैब के वलीमे के साथ ही शामिर और हयात का नकाब भी था। सुबह से सब तैयारियों में लगे हुए थे। उसमें ऐसे में जरियाम का सारा दिन मसरूफ बड़ा हुआ गुजरा। उसने तो सुबह से हुरैब की शक्ल भी नहीं देखी थी, जिसे देखने के लिए उसे कम से बेचैनी हो रही थी। हुरैब को मेकअप से चिढ़ती और जरियाम तो खुद नहीं चाहता था कि वो तैयार हो, क्योंकि वो सादगी में इतनी खूबसूरत लगती थी। तैयार होने के बाद उसने फिर क्या क़यामत डालनी थी, लेकिन आयरा ब्यूटिशियन को बुलवाकर उसे जबरदस्ती तैयार करवा दी। आज का दिन खास था और आयरा उसे इन दोनों के लिए मजीद खास बनाना चाहते थे। तेज कदमों से चलता हुआ वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे अपनी बीवी को देखने की बेताबी हो रही थी। उसे देखना था कि उसके दलाए हुए ड्रेस में वो कैसी लग रही है। वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा था जब दरवाजा खुला और ब्यूटिशियन बाहर निकले। उसे देते ही ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए सलाम किया, जिसके जवाब में उसने सर को हल्के से जनबिश दी। मिस्टर जरियाम, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर जरियाम ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। उसे वहां से जाने के बाद अपने कमरे में आ गया, जहां पर दाल होते ही उसकी पहली नजर हुरैब पर पड़ी, जो ड्रेसिंग के सामने बैठी हुई थी। उसे देखकर जरियाम का जैसे सांस रुक चुका था। उसने इस वक्त जरियाम की दिलाई हुई व्हाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, जिस पर सितारों का काम हो रहा था। इस मैक्सी को जगमगाने का बायस बन रहा था। सलीके से बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाया हुआ था और दो लिट्टे आगे की तरफ निकाली थी, जो उसके गालों को छू रही थी। उसका सुरह लबों पर हल्का सा पिंक लिपस्टिक का शेड दिया हुआ था। आज वो सर से लेकर पैर तक सिर्फ जरियाम शाह के लिए तैयार हुई थी। इस वक्त उस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। इस वक्त वो एक हसीन परी लग गए थे, जो शायद गलती से इस दुनिया में आ गए थे। उसके करीब जाकर जरियाम गौर से उसका चेहरा देखने लगा। तुम्हें किसने हक दिया है इतना खूबसूरत लगने का? उसकी बात सुनकर हुरैब की नजर शीशे में नजर आते हुए उसके वजूद पर पड़े। बालू को जेल से सेट किए हुए इस ब्लैक डिनर सूट में मौजूद वजीह मर्द को हुरैब ने गैर नजर से देखा। तेरे को किसने दिया है कि तू इतना अच्छा लगे? उसके कहने पर जरियाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। जब भी वो बात करती थी तो उसका लहजा सुनकर जरियाम को यकीन आ जाता था कि वो कोई हवाब नहीं थी, वो हकीकत थी।
کسی اور جہاں کی نہیں تھی، اسی دنیا کے تھے۔ تیرے لیے نہیں کہتے حریف، تم یا آپ سے محبت کرتے ہیں، تم یا آپ سے مخاطب کرتے ہیں۔ زریم نے اس کا دوپٹہ نکالا اور نیٹ کا دوپٹہ بیوٹیشین نے اس کے جوڑے میں سیٹ کیا ہوا تھا، جبکہ باقی کا سارا پیچھے کی طرف زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیا زریم نے وہ دوپٹہ اس کے چہرے پر پھیلایا اور پن سے سیٹ کر دیا۔ یہ کس لیے؟ اس وقت تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، اور ایسے میں اپنے گھر والوں کی نظریں تم پر برداشت نہ کروں، یا تو پھر ہم بڑی محفل میں جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا زریم نے اسے اٹھایا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جلدی کریں نا، دیر ہو رہی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے سائڈ سے کہا، جو کہ 10 منٹ سے اس کے بال بنا رہا تھا۔ پہلے سیٹ کرتا، پھر منہ بنا کر چینج کر دیتا، اور 10 منٹ سے وہ یہی کام سر انجام دے رہا تھا۔ سب لڑکے سارے روم میں تیار ہوتے، جس کی وجہ سے اس کا سارا کمرہ پھیلا ہوا تھا۔ سب تیار ہو چکے تھے سوائے شامیر کے، جسے ایہاب، احان اور ساحر مل کر تیار کرتے۔ تیار کیا کرتے؟ در حقیقت اس کی درگت بنا رہے تھے۔ جتنی جلدی وہ مچا رہا تھا، اتنی دیر کرتے۔ کیا جلدی ہے تیرے کو؟ کہیں نہیں جا رہی تیری دلہن، تیرے ہی نکاح میں آئے گی، ساحر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے بال بنانے لگا، جس پر شامیر نے بے چارگی سے دور کھڑے ماہر کو دیکھا۔ بھلے وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا، لیکن کم سے کم ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا۔ ماہر لالا، اس نے التجائی نظر سے ماہر کی طرف دیکھا، اور شاید ماہر کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ چلو بس بہت ہو چکا ہے، وہ تیار ہے، اب چلتے ہیں۔ شاعر کے ہاتھ سے برش لے کر اس نے خود جلدی سے شامیر کے بال سیٹ کر دیے۔ ہاں جلدی کرو، ابھی نیچے اس کے انتظام میں قصوہ آنٹی بھی کھڑی ہیں۔ ایہاب کے کہنے پر شامیر، جو جلدی سے کمرے سے باہر جا رہا تھا، وہیں پر رک گیا۔ میں تو کھڑکی سے جاؤں گا۔ تیزی سے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا، لیکن اسے پہلے کہ وہ کھڑکی کے ذریعے وہاں سے باہر نکلتا، احان اور ساحر اسے پکڑ چکے تھے۔ ارے چھوڑو مجھے، اما سائن نے پکڑ لیا تو آدھے گھنٹے سے پہلے چھوڑنا نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا، لیکن بنا اس کی سنے وہ اسے لے کر باہر آ گیا، جہاں پر قصبہ زریم اور حریف کی نظر اتار دی، اور اگلی باری شامیر کی تھی۔ چھوڑو مجھے، اسے ہلکی آواز میں کہتے ہوئے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، لیکن وہ دونوں بنا اس کی کسی بات پر دھیان دیے ہوئے اسے قصبہ کے سامنے لے کر جا کر کھڑے کر چکے تھے۔ اسے دیتے ہی قصبہ نے ملازمہ سے کہہ کر نئی مرچیں منگوائی تھی، کیونکہ اب اس کا ارادہ یہ ساری کارستانی شامیر کے ساتھ کرنے کا تھا۔ شامیر نے غصے سے ساحر اور احان کو دیکھا، جو اسے دیکھتے ہوئے ڈٹھائی سے مسکرا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر آ گیا۔ اب قصبہ نے اسے 20 سے 25 منٹ تک تو یہیں پہ کھڑے رکھنا تھا۔ کچھ زیادہ ہی خوبصورت نہیں لگ رہی ہو مسز متسم؟ متسم نے پریشا کو پیچھے سے اپنے سامنے لیتے ہوئے کہا، اور گہری نظر سے اس کے خوبصورت وجود کو دیکھا، جو اس وقت ڈارک بلو کلر کے فراک پہنے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کافی دنوں بعد اتنا تیار ہوئی تھی، اس لیے متسم کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں مسٹر متسم، اس کے کہنے پر متسم نے اس کا روح اپنی جانب موڑا۔ اس نے خود بھی اس وقت ڈارک بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا، اور یہ میچنگ پریشا نہیں کی تھے۔ کیا یہ تعریف میرے لیے تھی؟ جو سمجھنا چاہو سمجھ لو۔ اس کے لبوں کو ہلکے سے چھو کر وہ وہاں تک جانے لگی، جب متسم نے اسے پھر سے اپنے حساب میں لے لیا۔ جانتی ہو نا کہ تمہاری یہ حرکتیں میرے جذبات جگاتی ہیں۔ اس کے آگے کی طرف پھیلے ہوئے بالوں کو پیچھے کر کے اس کے لبوں پر جھک گیا، جب کمرے کا دروازہ کھول کر نور داخل ہوئے۔ اما سائن، اس کی آواز سنتے ہی متسم فوراً اسے دور ہٹا، جبکہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر وہ خود اپنی حرکت پر شرمندہ ہوئے۔ سوری۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس بھاگے۔ شرمندگی اتنی تھی کہ اس نے متسم کی پکار بھی نہیں سنے تھے۔ اس کے جانے کے بعد متسم نے پریشا کی طرف دیکھا، جو اب اسے ہی گھوڑے تھے۔ میں نے تھوڑی بگایا ہے اسے، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ماں باپ کو ڈسٹرب کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی سے بھاگے بنا کچھ سنے۔ متسم، کبھی وقت بھی دیکھ لیا کرو، پیار وقت دیکھ کر نہیں ہوتا، پر ابھی پیار کا وقت نہیں ہے۔ اسے گھڑتی وہ باہر چلے گئے، جس پر وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر آ گیا۔ مسلسل وہ اپنے برابر بیٹھی حیات کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے سے وہ کنفیوز ہوتی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہے تھے، جبکہ شامیر تو اپنی نئی بیوی کو فرصت سے نہا رہا تھا، جو اس وقت فیروزی رنگ کے پیروں کو چھوتے ہوئے ہیوی فراک پہنے اس کی دلہن بنے کھڑے تھے۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے کہنے پر حیات نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، اور اس کے ایسا کرتے ہی شامیر نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جتنی تیزی سے وہ ان پر جھکا تھا، اتنی تیزی سے بس ہلکا سا کس لے کر دور بھی ہو چکا تھا، جبکہ حیات جو پہلے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، اب اس میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ بڑی محفل میں شامیر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یہ اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس وقت کوئی شامیر سے پوچھتا، جس کو دیکھ کر کتنی مشکلوں سے اپنے جذبات پر لگام ڈالے بیٹھا ہوا تھا، یار اتنا لال گلابی کیوں ہو رہی ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا؟
उसने हयात को तसल्ली दी जब उसे कहके की आवाज़ सुनाई दी, जिन्हें सुनकर शामिर इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि हयात की झुकी नजरें मजीद झुक चुके थे। वो अहान और एहाब थे, जिसको देखते हुए कैका लगाकर हंस रहे थे, यकीनन उसकी हरकत देखकर, लेकिन उसे कोई भी फर्क पड़ना था। हयात, मैं भी यही कहूंगा ना कि इतना लाल गुलाबी मत हो। देख लिया तो देख लिया, क्या ये दोनों चल रहे हैं मुझसे कि मेरे पास बीवी आ गई है, उनके पास नहीं है। उसके लहजे में आज फहर था। ये उसके लिए फहर वाली बात ही तो थी कि वो भी आज बीवी वाला हो गया था। हल्की आवाज में म्यूजिक चल रहा था, हर तरफ फूलों की सजावट हो रही थी और एक स्टेज पर हयात और शामिर, जबकि दूसरे स्टेज पर जरियाम और हुरैब का फोटो शूट हो रहा था, जिसे करवाते करवाते जरियाम बेजार हो चुका था। लेकिन हैरत की बात थी कि हुरैब नहीं हुए थे, बल्कि वो तो हर वो काम कर रही थी जो फोटोग्राफर कह रहे थे। इस वक्त हुरैब का दुपट्टा उसके चेहरे के बजाय उसके बैग पर फैला हुआ था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस शहर पर सिर्फ औरतें थी और मर्दों में घर के अफराद, और दूसरी बात के उनका फोटो शूट हो रहा था, जिसके लिए जरियाम ने एक फीमेल फोटोग्राफर को बुलवाया था। मैम, सर के कंधे पर हाथ रखें। फोटोग्राफर कहने पर उसने अपना सफेद नरम हाथ जरियाम के मजबूत कंधे पर रखा। क्या बात है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? जरियाम ने उसके मुस्कुराते चेहरे को नजरों के सामने लिया। वो मेरे को मैम बोल रही है, मेरे को पहली बार को इस तरह से बुला रहा है। उसने खुशी से चहकते हुए उसे वजह बताई और ऐसा करते हुए वो जरियाम को कोई बच्ची ही लग रहे थे। अच्छा, तुम्हें मैम सुनना अच्छा लगता है, तो आज के बाद भी मैं भी तुम्हें मैम ही कहूंगा। जरियाम ने गहरी मुस्कुराहट लिए उसको देखा। हुरैब ने पहली नजर उसके गाल में हंसने की वजह से नुमाया हुए डिम्पल को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। बेएहतियात उसने अपना हाथ फैलाकर जरियाम के उभरते हुए डिम्पल पर रखा और नजरें उठाकर जरियाम की तरफ देखा, जो गहरी नजर उसे देख रहा था। हुरैब ने अपना हाथ पीछे किया जब जरियाम ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने गाल पर रखा। उसकी इस हरकत से हुरैब के लब मुस्कुरा उठे और यह खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हो गया। खुश हो तुम? अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वो ईशा के करीब आया, जो कि मुस्कुराती नजर से दूर खड़े हुए जरियाम और हुरैब को देख रहे थे। बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है मुतसिम, मैंने तो हमेशा खुदा से शिकवे किए थे कि मेरी बेटी की जिंदगी बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है, और आज समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी की किस्मत में तो वाकई आम लड़कियों जैसी नहीं है। जरियाम जैसा शख्स हर किसी की किस्मत में नहीं होता। पता नहीं ये कैसी नेकी का सिला था, या फिर क्या जो कि खुदा ने मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा खोल दिया। वो खोई खोई लहजे में कह रही, यही तो हमारी सोच होती है। खुदा ने तो पहले ही हमारे लिए सब तैयार करके रखा होता है। ये तो इंसान होता है जो जरा सी देरी पर नाशुक्री करता है, पर सही वक्त आने पर हमें यह भी पता चल जाता है कि इस देरी की वजह क्या थी। उसके कहने पर ईशा ने हल्के से अपने सर को जन्मिश दी और नम आंखों से दोबारा जरियाम और हुरैब को देखने लगी। ये मंजर उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर लग रहा था, जिसे नजर हटाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। ब्राइडल रूम में दाखिल होकर उसने अपना सर परस एक तरफ रखा और पाँव को हाई हील से आजाद किया, जिन्हें पहनने की वजह से पैर दुख रहे थे। कुछ देर वहीं पर बैठकर उसने अपने पैर को रिलैक्स किया और खड़ी होकर अपने बाल ठीक करने लगे। जब ब्राइडल रूम का दरवाजा खुला और साहिर अंदर दाखिल हुआ, उसने शीशे में देखते हुए माहिम जल्दी से मुड़ी और जल्दी जल्दी पाँव में हाई हील्स पहनकर वहां से निकलने लगे। जब साहिर ने उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उससे अपने करीब खा लिया। डिनर वाली रात के बाद इतना फर्क तो पड़ता था कि वो उससे अब बातें करने लगी थी, लेकिन अकेले में अब भी नहीं मिलती थी और जहां उसे अकेले देख लेती उस जगह से ही भाग जाती। इतना तैयार होकर क्यों आई हो? साया ने गहरी नजर उसके सरापे पर डाली, जो इस वक्त क्रीम कलर की हैवी शॉर्ट फ्रॉक और कैप्री पहने उसके सामने खड़े थे। मामा ने कहा था कि शामिर की शादी है तो इसी तरह तैयार होना है। क्यों? शामिर तुम्हारा क्या लगता है? देवर। उसने नजर झुकाए मासूमियत से कहा। उसका अंदाज देखकर साय को उस पर टूटा प्यार है। तुम्हें अंदाजा नहीं है माही, तुम्हारी ये हरकतें मेरे जज्बात जगा देती हैं, जिन्हें फिर काबू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। साय ने उसके कान के करीब सरगोशी की, जबकि उसका चेहरा अपने इतने करीब देखकर वो अपनी आंखें बंद कर चुके थे। साहिर ने आशा से उसकी फ्रॉक में हाथ डाला और अपनी माहिम को उसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस हुआ। उसे साथी से सैर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। जब उसे अपनी गर्दन पर सैर का लम्स महसूस हुआ, बंद आंखों को उसने मजीद मींच लिया। प्लीज मुझे जाना है। उसके अंदाज में इल्तिजा थी, जिसे महसूस करके वो पीछे हटा, उसे वहां पर रखे हुए सोफे पर बिठा दिया। माहिम ने आंखें खोलकर उसको देखा, जो अब जमीन पर बैठा हुआ था। ये आप क्या कर रही हैं? उसका हाथ अपने पैर पर महसूस करके वो जल्दी से उठने लगी, जब साहिर ने उसे फिर से बिठा दिया। बैठी रहो। अपनी जेब से गोल्ड की पाजेब निकाल कर उसे नरमी से माहिम के दोनों पाँव में पहना दिया। निकाह के बाद मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा, थोड़ा लेट दिया पर कोई बात नहीं। उसका हाथ पकड़कर साहिर ने उसे सोफे से उठाया। पर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया।
مجھے نہیں پتا تھا کوئی گفٹ دینا ہے، میں آپ کو بعد میں دے دوں گی، لیکن میں نے تو تمہیں ابھی دیا ہے نا، تو آپ واپس رکھ لے، جب میں دوں گی تب آپ واپس دے دینا۔ اسے ساحل کو اپنے مفت مشورے سے نوازا۔ نہیں، تم اسے رکھو اور مجھے میرا گفٹ ابھی دو۔ میرے پاس ابھی کوئی گفٹ نہیں ہے، جو مجھے چاہیے وہ صرف تمہارے پاس ہی تو ہے، اس وقت بھی ہے۔ اس کے کمرے پر ہاتھ رکھ کر ساحل نے اسے اپنے قریب کیا۔ کہ کیا چاہیے آپ کو؟ چاہیے تو لائف بائٹ، پر وہ تو تم دو کی نہیں۔ فی الحال ابھی کے لیے ایک کس دے دو، میں ابھی کے لیے اس سے بھی کام چلا لوں گا۔ پلیز چھوڑے مجھے، تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے اپنا چہرہ مہیم کے قریب کیا۔ وہ کیا ہے؟ مہیم کے چہرے پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ مہیم پر اس کی گفٹ ڈلی ہوئی اور موقع ملتے ہی اس نے سائے کو خود سے دور کیا اور جلدی سے برائڈل روم سے بھاگے۔ مہیم کی اس حرکت سے اس نے بامشکل اپنے غصے کو ضبط کیا۔ جب نظر وہاں پڑ کے مہیم کے پرس پر گئے، اس نے اٹھا کر اسے کھولا۔ اس میں ٹیشو پیپر، لپسٹک اور مہیم کا موبائل تھا، جسے مسکراتے ہوئے نکال کر اس نے واپس پرس وہیں پر رکھ دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی جوڑی اتاری اور ڈریس چینج کرنے چلے گئے۔ جس وقت وہ چینج کر کے باہر نکلی، اس وقت اس کے کمرے میں متسم بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب آیا تھا۔ اسے دیتے ہی حیات سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ آپ کو کوئی کام تھا انکل؟ نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ حیات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آج تم بہت ہی پیاری لگ رہے تھے۔ اس کے کہنے پر حیات نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ حیات، میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شامل میری تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، پر پھر بھی کبھی تمہیں لگے کہ یہ فیصلہ اگر غلط ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے تو مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ بیٹی بنا کر لایا ہوں تو بیٹی کی طرح رکھوں گا بھی۔ اگر آپ یہ بات نہیں بھی کہتے تو بھی میں یہی کہتی، بابا کے بعد میں نے جسے ان کا مقام دیا وہ آپ ہی تو ہیں۔ اگر مجھے ایسا کچھ کہنے کی ضرورت ہوئی تو آپ سے ہی کہوں گے۔ اس کے کہنے پر متبسم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب حیات کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی، کھولو اسے کھولنے کا اشارہ کر کے وہ کمرے کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آنے والا کون ہوگا۔ اس وقت کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا، جو کہ کمرے میں ہلکی روشنی پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ ایسے میں کونے میں کھڑے متسم کا شامیر کی نظروں میں آنا تھوڑا مشکل تھا۔ تم نے چینج بھی کر لیا؟ کھڑکی کھلتے ہی شامیر اندر داخل ہوا۔ اسے دیتے صدمے سے کہا، میں اتنی مشکلوں سے یہاں پر آیا ہوں، پتہ ہے تمہیں بابا سائن نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے کمرے میں نہ ہوں، لیکن دیکھو میں پھر بھی آ گیا۔ فہریہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے فرضی کالر جاڑے، اور یہاں آ کر مجھے کیا مل رہا ہے؟ حیات پھر بھی چینج بھی کر چکی ہیں۔ ارے میرا انتظار تو کر رہی تھی، تمہیں اچھے سے دیکھنے تو دیتی، پر کوئی بات ہی، میں تمہاری تعریف ابھی بھی کر دوں گا۔ وہ شامیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے شامیر کی بات کاٹی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرے اور وہاں پر کھڑے متسم یہ سب سنے، جبکہ وہاں پر کھڑا متسم تو بس اپنی ہنسی ضبط کیے کھڑا تھا۔ سوتی رہنا، پہلے میری داستان تو سنو، بلکہ داستان سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ خوشخبری تو میں بھی تمہیں سنانے والا ہوں۔ وہ جو مدد سے اپنی کہے جا رہا تھا، متسم کی آواز سنتے جیسے سارے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ شامیر نے سب سے پہلے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کیا، جس سے کمرہ روشنی میں نہا گیا، اور اس تیز روشنی میں اسے وہاں دیوار سے ٹیک لگا کھڑا متسم دکھ رہا تھا۔ بڑے بابا، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ تمہارے باپ نے منع کیا تھا نہ یہاں پر آنے سے، پھر بھی آ گیا۔ وہ میں نیند میں چلتا ہوا آیا تھا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، قسم سے وسیع کی اولاد لگتے ہو۔ لیکن میں تو وسیع کی اولاد نہیں ہوں، میں اسیم اور قصوہ کی اولاد ہوں۔ اسے مزے سے کہا، او ہاں میں بھول گیا، تم قصوہ کی بھی تو اولاد ہو، تب بھی تو ایسے ہو۔ اسے کہنے پر شامیر کی بے اختیار ہنسی چھوٹی۔ ہنس لیا، اب چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے کر جانے لگا۔ جب اس بے چارگی سے متسم کی طرف دیکھا، حیات سے تھوڑی بات تو کر لوں۔ نہیں حیات، میں تم سے ملنے پھر آؤں گا۔ اس کی نوٹنکی پر متسم نے گڑ کر اس کو دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے پر شامیر نے خود اپنی ایکٹنگ کو چھڑا دیے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وسیع نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرایا۔ وسیع، کیا کر رہی ہیں؟ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میری بیوی کو پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ ضروری نہیں ہے اینا، کوئی بات ہو تو ہی میرا موڈ رومانٹک ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے اینا کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اس کی اس حرکت پر اینا نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب انہیں باہر سے مہیم کی آواز سنائی دی، جو کمرے کا دروازہ ناک کر دے۔ آجاؤ مہیم، وسیع نے اسے دور ہو کر کہا۔ ماما، میرا موبائل نہیں مل رہا ہے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہیں کہیں ہوگا، کال کر کے دیکھ لیتی۔
करवाई थी नूर से, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। महिम, हो सकता है कहीं गिर गया हो। कहाँ रखा था? वसी के कहने वो उसे याद करना चाह के आखिरी बार उसने मेरा मोबाइल कहाँ पर था। मैं तो पर्स में ही रखा था, लेकिन अब दिखा तो उसमें नहीं था। कहीं गिरा दिया होगा। इस लड़की की यही लापरवाही रह गई है। हर तकरीब में इस लड़की का कुछ ना कुछ खो जाता है। ऐना ने कहते हुए उससे नाराजगी से अपनी माँ को देखा। एक तो मोबाइल भी उसका खोया था और दूसरा डांट भी उसे ही पा रहे थे। अच्छा ना, बस अब डांटो मत। उसे मुलाजमों से कह कर देना कि सफाई करेंगे तो देख लेना, अगर नहीं मिला तो मैं नया ला दूंगा। वसी के कहने पर अपना सर होले से हाँक ला कर बाहर चले गए। उसके जाते ही वसी अपना पहले पहले काम में लग गया। वो लोग इस वक्त गाँव में ही मौजूद थे, शायद के लिए अभी कल निकलना था। मुझे मालूम है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। एहाब जो इतनी देर से बाहर खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उसके बाहर आते जट से बोला, कहाँ है? सहर भाई के पास। उनके पास मेरा मोबाइल कहाँ से गया? मुझे क्या मालूम, मैंने तो बस उनके हाथ में देखा था। वो उसे ये नहीं बता सका कि सायर ने ही उसे ये पैगाम महिम तक पहुंचाने के लिए कहा था, जबकि उसके कहने पर महिम ने अपनी उंगलियां बड़ोड़ी और याद आया मोबाइल उसके पर्स में था। पर्स ब्राइडल रूम में रह गया था, जिसे वो बाद में लेने गई थी, लेकिन उससे पहले वहां पर सायर मौजूद था। यकीनन साहिर ने उसका मोबाइल लिया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? बड़े बाबा खड़े थे। मुतसिम के जाते ही उसने हफ्की से हयात को देखा। आपने कहने का मौका ही कब दिया था जो मैं बताती। अच्छा छोड़ इन बातों में, मुझे इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, हम अपनी बातें करते हैं। अपने हसा में लेकर शामिर ने उसे अपने करीब किया। शामिर, उसने घबरा कर शामिर के सीने पर अपना हाथ रखा। तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है हयात। आज मेरी जिंदगी में एक और फर्द का इजाफा हो चुका है, जो अब मेरा महरम है, मेरी रूह का हिस्सा है। मेरे रूह महरम है। सरगोशना अंदाज में कहते हुए अपने लाभ उसकी पेशानी पर रखे उसे अपने सीने से लगा लिया। नियाज सफा मुबारक हो मेरी जान, जिसमें तुम हयात रफीक से हयात शामिर बन चुकी हो। उस अपने हंसा में लिवे शामिर ने फिर से उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया। दरवाजा नाक होने के बाद पर वो जल्दी से बैठ से उठा। उसे यकीन था कि माहिम ही होगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सारी खुशफहमी खत्म हो गई। हैरियत मेरा बच्चा, तुम इस वक्त यहाँ? उसने अपने सामने खड़ी नूर को देते हुए कहा। लाला, महिम कह रही है उसका फोन आपके पास है, बस उसने मुझे वहीं लेने भेजा है। नहीं, उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे पास उसका मोबाइल नहीं है। उसके कहने पर वो ओके कहकर वहां से चली गई। उसे अपने लाला पर यकीन था, अगर उसकी जगह पर शामिर होता तो बिना जगह की तलाशी लिए इस जगह से हिलने का नाम भी ना लेता। हिम्मत करके उसने दरवाजा नॉक किया। उसे मालूम था जब तक वह खुद उसे मोबाइल मांगे नहीं जाएगी तब तक वो नहीं देगा, इसलिए हिम्मत करके वो यहाँ तक आ ही गए। दरवाजा खुलेगा, मैं अपने मोबाइल का पूछूंगी, कहेंगे नहीं है तो चली जाऊंगी, और अगर हुआ तो लेकर जल्दी से बाज जाऊंगे। उसने गहरा सांस लिया। जब दरवाजा खुला और उससे पहले कि वो कैच कहती, साय ने उसका हाथ पकड़कर झटके से अंदर खींचा। ये क्या? अब उसके अल्फाज मुंह में थे जब उसे बेड के करीब ले जाकर उस पर दिखा दिया और अगले ही पार उसके लबों पर झुक गया। उसकी इस हरकत पर वह छटपटा कर आ गया। उसके दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में लिए वो कतरा कतरा उसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। छोड़े मुझे। लबों को आजादी मिलती उसे फूली सांसों समेत कहा, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे कमरे में आ। मेरा फोन आपके पास है, मुझे वापस करे और छोड़े मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि अब जबकि तुम खुद मेरे कमरे में आई हो तो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? सुबह से पहले तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसे बेड पर सही तरह से लटाकर साय ने उसे अपने हंसा में लिया, उस पर कम्बल फैलाने लगा। छोड़े मुझे, जाना है। उसे साय का डाला हुआ कम्बल पड़े खसकाया और उसने दोबारा से डाल दिया। चुपचाप लेट जाओ। अब अगर तुम्हारे वजूद में जरा सी भी हरकत हुई तो। मैं कुछ नहीं कह रही। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही माहिम ने जल्दी से कहा, क्योंकि अंदाजा था कि वो क्या कहेगा, जबकि उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए उसने उसे मजीद साथी से अपने हाथ में ले लिया। कमरे में दाल होती उसने शुक्र बड़ा सांस लिया, क्योंकि नकाब वाले दिन की तरह उसकी बीवी चेंज कर सो नहीं रही थी, बल्कि सोफे पर अपनी मैक्सी समेत आलती पालती मारे बैठी बिरयानी खा रही थी। मुझे तो लगा था तुम चेंज कर चुकी होगी। तेरी अम्मा ने बोला था कि तेरे आने से पहले कपड़े ना बदलो। प्लेट साफ करके उसे टेबल पर रखी और वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगे। मेरी ही नहीं, अब वो तुम्हारी भी अम्मा है, तो इसलिए अम्मा साइन कहा करो। उसके वॉशरूम से बाहर आते ही सरेआम ने अपने जूते उतारते हुए नरमी से कहा, अच्छा, अम्मा साइन ने बोला था कि तेरे आने से पहले कपड़े ना बदलो। तेरे लिए नहीं कहते, तुम या आप कहते हैं। अच्छा, अम्मा साइन ने बोला था कि हुरैब यार बस करो, मैं तुम्हें सबक याद नहीं करवा रहा। उसकी तीसरी बार वही बोलने पर जराम ने झंझला कर कहा, जिस पर उसने हफ्की से अपने शो को देखा। एक तो मैं वही बोल रही हूँ जो तू, मतलब कि तुम बोल रहे हो,
ऊपर से डांट भी मेरे को ही पड़ रही है। नाराजगी से कहती वो मुंह फेर कर दोबारा सोफे पर बैठ गए। हुरैब तो नाराज हो गई, अब तो मैं उसके लिए लाया हुआ तोहफा किसको दूंगा। जरियाम के कहने पर उसने अपनी सारी नाराजगी बुलाई उसके पास बेड पर जाकर बैठ गई। तोहफा कहाँ है, जल्दी से दे दो मेरे को, आज तक किसी ने तोहफा नहीं दिया। उसके बच्चों जैसे अंदाज पर जरियाम मुस्कुरा उठा। उसकी हरकतें आहिस्ता आहिस्ता जरियाम पर खुल रही थी। दिखने में वो एक खुद मुख्तार लड़की थी जिसे जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द की जरूरत ना थी, पर अंदर से वो वैसी ही थी जैसी हर लड़की होती है, जैसी उसकी नूर थे। बस फर्क इतना था कि हुरैब को आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला था जिसकी ख्वाहिशात पूरी कर पाता या उससे कोई खुशी दे पाता, जिसके सामने वो खुलकर अपने जज्बे का इजहार कर पाते। इसलिए उसने अपनी इन ख्वाहिशों को ही मिटा दिया था। पर अब जब खुदा ने उसे जराम जैसे तोहफे से नवाजा था तो ये सारी ख्वाहिशात फिर से जाग उठी थी। पता है आदत तुम्हें किसी ने तोहफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि यह काम खुदा ने सिर्फ मेरे नसीब में लिखा था। उसका हाथ पकड़कर जराम ने उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा किया और अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाला। ये रहा तुम्हारा तोहफा। उसे बॉक्स हुरैब की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने जल्दी से पकड़कर खोला। उसमें डायमंड का नाजुक सा सेट था। वो अपनी पूरी आंखें खोले इस जगमगाते सेट को देख रहे थे। ये मेरे लिए है, ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। अपनी इकलौती बीवी को मैं कोई सस्ती चीज तो दूंगा नहीं। जराम के कहने पर उसने भी नम आंखें उठाकर उसको देखा। भला आज तक कहाँ किसी ने उसे इतनी कीमती शादी थे। इतना तो उसे पता था कि यह सेट हीरे का था। हीरे की कीमत कितनी होती है उसका भी थोड़ा बहुत अंदाजा तो था, पर इसलिए उसे हैरत हो थी। जरियाम उसे तोहफा देकर यह बात उसने आज तक नहीं सोची थी। जब उसने तोहफे का जिक्र किया तो भी उसे यही लगा कि उसे कोई सूट वगैरह देगा, क्योंकि पहले भी जरियाम ने उसे वही दिलवाए थे। लेकिन जो उसने दिया था उसकी सोच और उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर था। उसका रूह शीशे की जानब करके जराम ने वो बाग उसके हाथ से लिया। उसमें से वो नाजुक सा नेकलेस निकाल कर उसे पहना दिया। उसकी सफेद सराहीदार गर्दन में वो नेकलेस चमक रहा था। उसको देखकर जराम को ऐसा लग रहा था जैसे वो बना ही उसके लिए था। उसका रूह अपनी जानब काट के जराम ने उसके नेकलेस पर अपने लब रख दिए, जिसके बाद उसके लबों ने हुरैब की गर्दन को छुआ। समझ नहीं आ रहा कि ये नेकलेस खूबसूरत है या फिर तुम्हारे पहनने के बाद खूबसूरत लग रहा है। उसने गहरी नजरों से हुरैब को देखा जो अपनी नजरें झुकाए हुए खड़े थे। जरियाम ने उसके जूटे में बंधे हुए बालों को पिन्नों की कैद से आजाद किया और उसके बाल खोलकर उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। आई लव यू। उसने हुरैब के कान के करीब सरगोशी की, जबकि उसकी सरगोशी सुनकर हुरैब गहरे गहरे सांस लेने लगी। आज जरियाम शाह की हरकतें उसे ठीक नहीं लग रहे थे। पहले दिन जब जरियाम ने उसे पढ़ाई करवाई थी तो सबसे पहला लफ्ज यही कहा था, आई लव यू का मतलब पता है? इतनी जाहिल नहीं हूँ मैं, मालूम है आई लव यू का मतलब क्या होता है। उसके कहने पर हुरैब ने मुंह बनाया। चलो ये तो अच्छी बात है। उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिखरा। जरियाम मेरे को कपड़े बदलने हैं। हुरैब की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा उसके बालों से निकाला और गहरी नजर से उसके शर्माए घबराए हुए रूप को देखने लगा। क्यों बदलने हैं? उसकी कमर पर हाथ रखकर जरियाम ने उसे अपने इतने करीब कर लिया कि अब इन दोनों में इंच भर का फासला भी नहीं था। मेरे को सोना है, पर मैं तो आज तुम्हें सोने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा इरादा तो आज सारी रात तुम्हें जगाने का है। उसके बालों को कान के पीछे करके जरियाम ने उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रखे उसके लबों पर झुकिया। उसके अंदाज में बेइंतहा नरमी थी। मदहोशी के आलम में वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। जब दरवाजा ना खोलने की आवाज पर जरियाम पदमजा होकर पीछे हटा और जाकर दरवाजा खोला, जहाँ पर आहान खड़ा हुआ था। सब ठीक है आहान? रात के इस वक्त उसके कमरे बाहर खड़ा था। यकीनन कोई जरूरी बात ही होगी। लाला, ईशल आंटी की तबीयत खराब हो रही थी तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। बड़े बाबा ने आपको बताने से मना किया था, पर अब बताना जरूरी हो गया था। उसके बिना कहे भी उसकी बात समझ चुका था। कहाँ हैं वो लोग? वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। बाबा संग की कॉल आई थी तो उन्होंने बताया था कि वो अब नहीं रहे। जरियाम ने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें मूंदी। जब पीछे से उसे ड्रम की आवाज आई, जरियाम के साथ साथ आहान ने भी मुड़कर देखा, जहाँ पर हुरैब फर्श पर गिरी पड़ती। यकीनन उनकी बातें उसने सुन ली थी। अम्मा साईं, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, जल्दी से टांग दें। शामिर की आवाज सुनकर उसने गुस्से से पलट कर किचन स्लैब पर रखी और उसकी चौथी आवाज थी जिसमें वो अपनी चीज के लिए उसे बुलाया था। जबकि उसकी जॉब का पहला दिन था और तैयारी वो इस तरह से कर रहा था जैसे उसे किसी जंग पर भेजा जा रहा। उसकी जॉब का सुनकर सबको बेइंतहा हैरत हुई थी, सिवाय उसीम के, क्योंकि वो शामिर से इसी तरह के अमल की तवक्को कर रहा था। उसे अपने बेटे की आदत पता थी, जब वो शादी जैसे रिश्ते में बंध जाएगा तो खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जाब तो उसकी नकाब एक दिन पहले लग चुकी थी और यही खुशखबरी वो नकाब वाली रात हया को सुनाने आया था। लेकिन मुतसिम की वजह से
ये मौका ही नहीं मिल सका। उसकी जॉब गांव में मौजूद स्कूल में टीचिंग की थी, स्कूल भी वो जो कि आलम ने बनवाया था। मुतसिम तो चाहता था कि वो शाह इंडस्ट्री या फिर माहिर की तरह ही शहर में ही जॉब करता, लेकिन ऐसा करने से वो अपनी बीवी से दूर हो जाता, जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। इसलिए उसने अपनी जॉब यहीं पर ढूंढी थी। इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। हयात बेटा, जाकर देखना अब क्या नई मुसीबत आ गई है। उसने नाश्ते में हाथ करती हयात से कहा, जबकि उसकी बात सुनकर हयात ने चौंक कर उसको देखा। मैं जाऊं? हाँ, आगे भी तो ये काम तुमने ही करने हैं ना, बेहतर है अभी कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जाओ, शाबाश। उसके कहने पर वो अपना सा हिलाते उसके कमरे में चले गए। क्या हुआ शामिर? उसने अपनी शर्ट में उलझे हुए शामिर को देते हुए पूछा, जबकि उसकी आवाज सुनकर शामिर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसे उम्मीद ना थी कि वो आ जाएगी। अच्छा हुआ तुम आ गए। यार, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, लगा दो। मैं दूसरी निकाल देती हूँ। नहीं, अगर अम्मा साईं ये बात कहती तो मैं इनकार नहीं करता, पर तुम यहीं पर बटन लगाओगे। अब जल्दी से लगा दो, मुझे देर हो रही है। उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर हयात कमरे से बाहर गई और 2 से 3 मिनट में उसकी वापसी। उसके हाथ में सुई और धागा था। बटन दिखाएं? उसके कहने पर शामी ने बटन उसकी फैली हुई हथेली पर आ दिया, जिसके बाद सुई में धागा डालकर उसके सिर का बटन लगाने लगे। जब अपनी कमर पर शामी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ और तब उसके समझ में आया कि अम्मा साईं के कहने पर वो नई शर्ट पहन लेता, लेकिन उसके कहने पर नहीं पहनता, ताकि बटन लगवाने के बहाने अपनी ये हरकतें दिखा सके। उसकी घबराहट को इग्नोर किए उसके चेहरे पर और गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ रहा था, जिससे वो घबराहट थी और उंगलियां कपकपा रहे थे। सीने में सुई चुभते ही उसकी हल्की सी चीख निकली, जिस पर हयात ने परेशान से उसको देखा। क्या हुआ? चुप गई। उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो यही होगा ना, अब सीधे करन है। उसे डांट कर वो फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुई और काम खत्म होते ही वहां से जाने लगे, जब शामी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे जानम खींचा। किधर? पहला दिन है जॉब का, मुंह तो मीठा करवा दो। अच्छा, तो मैं किचन से चीनी ले आती हूँ। चीनी की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले एक अच्छी सी स्वीट डिश है। मुस्कुराते हुए उसने अपना फोकस हयात के लबों की तरफ किया। उसके लबों पर झुकिया। उसकी इस हरकत से वो जैसे अपनी जगह पर जम चुके थे। वाकई में स्वीट है। उसके लबों को आजाद करते उसने हंसते हुए कहा, जबकि सामने खड़ी हयात बात सूरज चिड़ा लिए हुए अपनी नजरें झुकाया करते। तुम्हें पता है पहली बार किस लड़की को किस किया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, वरना ये एक्सरसाइज 10 मिनट तक तो करता। अब चलते हैं, यहाँ खड़ा रहा तो ऐसे ही लेट होता रहूंगा। ऊपर से तुमने मुझे पहले ही दिन इतना लेट करवा दिया। उसके कहने पर हयात उसे घुट भी ना सकी, वो उसे लेट करवा रही थी या फिर बहुत ही अपनी उल्टी सीधी हरकतें दिखाकर टाइम वेस्ट कर रहा था। एक तकिए पर सर रखे और दूसरे तकिए को सीने से लगाए वो इस वक्त गहरी सोच में मुब्तला थे। ईश्वर के इंतकाल को 1 हफ्ता गुजर चुका था, जबकि सबकी रूटीन पहले जैसी हो चुकी थी, लेकिन वो थी कि किसी भी तरह अपने गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर वह सीधी होकर लेटी रही और चेहरे पर हाथ फेंककर आंसू साफ करने लगे। आ जाओ। उसने आने वाले चेहरे को देखा, वो मुतसिम था। मामू आ जाओ। उसे देखते हुए वो फीका से मुस्कुराई। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती हो? वह बेड पर उसके करीब जाकर बैठ गया। दिल नहीं चाहता है, उसने नजरें झुकाकर कहा। काश सारे काम ही हमारे दिल के चाहने से होते हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, मैं खुद भी इस गम से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ और तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जानने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके गम में हम एक जगह पर रुक नहीं जाते। जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने बिगी आवाज के साथ कहा। करनी भी चाहिए। तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ कितनी खुश थी तुम्हें देखा कि उसने कहा था कि उसे तुम्हारी तरह से जो फिक्र थी वो दूर हो चुकी है। वो सुकून में थी और अब भी है, लेकिन तुम्हारे ये आंसू उसे बेसुकून कर देते होंगे। क्या तुम अपनी माँ की बेसुकूनी की वजह बनना चाहती हो? मुतसिम के कहने पर उसने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। तो फिर खुश हो, जिसको देखकर वो भी सुकून में रहे। अपना सेन बटाओ, जराम के साथ बाहर चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। हो रहा है अपने इर्द गिर्द देखो, कितने लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए परेशान है। अपना ना सही उनका ख्याल तो करो। उनका ख्याल तो तुम करोगी ना मेरा बच्चा। उनका गाल थपथपाकर मुतसिम ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो फिर से पुराने मनाजिल में खो गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मुतसिम कि तुम्हारे पास है? मुतसिम ने नजर उठाकर उबैद की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाए बैठा था। ईशा ने मना किया था। उसे लगता था कि उसकी बेटी को तुमसे कोई खतरा होगा। तुम उसकी गलती की सजा उसकी बेटी को ना दे दो। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी, तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों से डरती थी। हमने तो उसे
تب بھی معاف کر دیتا جب ہمیں ان کے حالات کے بارے میں علم ہوا تھا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ متسم نے حیرانگی سے پوچھا. اس کے گھر کا ایڈریس بہت مشکل سے معلوم کیا تھا. اس کے بعد وہاں پر گئے تو وہ وہاں پر نہیں تھی. ایک ملازم کو پیسے دے کر اسے سب معلوم کیا اور تب سے ہی اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے اپنے پاس لے آؤں. میں حراب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اب وہ زریام کی بیوی ہے عبید. مل تو سکتا ہوں نا اسے. اس نے آس بڑی نظر سے اس کی طرف دیکھا. پہلے میں اسے پوچھوں گا. اگر وہ تم سے ملنا چاہے گی تو ضرور ملنا, لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا. اس کے کہنے پر عبید فقط اپنا سر ہلا کر آ گیا. اما سائیں, حراب نے کھانا کھایا؟ اس نے کچن میں داخل ہو کر وہاں پر کھڑی آئرہ سے کہا جو کہ ٹرے میں کھانا رکھ رہے تھے. نہیں, کل سے کچھ نہیں کھایا. میں لے کر بھی گئی تھی پر کچھ بھی نہیں کھا رہی. تمہارے پاس ہی آ رہی تھی کہ شاید تمہاری کہنے پر کھا لے. میں کھلا دوں گا, اب پریشان مت ہو. زرام نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بیڈ کرون سے ٹیک لگائے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھوڑ رہے تھے. تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹرے پر رکھ کر اس نے حراب کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر زرام کو نہیں دیکھا تھا. اس کی حالت دیکھ کر زرام نے گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ لو, رونا چاہتی ہو تو رو لو. جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا, نہ روئی تھی اور نہ ہی اس کی حالت سے زرام کے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کرتی. کل سے وہ کاموں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا, اور اب جب ملا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ حراب اپنے سارے آنسو بہا دے, ہر غم اور دکھ اس کے ساتھ بانٹے. اس نے اپنے سینے سے لگے ہوئے حراب کو دیکھا جس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ تھے, جن میں آہستہ آہستہ مزید روانی آ رہی, اور تھوڑی ہی دیر میں وہ زرام کے سینے سے لگی ہوئی ہچکیوں سے رو رہے تھے جسے نرمی سے وہ سلا رہا تھا. جبکہ اس کے رونے میں تھوڑی کمی آئی تو زرام نے وہاں پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا اور ٹیشو پیپر سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور ناک صاف کرنے لگا, جبکہ اس کے سارے عمل کے دوران بھی وہ اس کے سینے سے لگی بیٹھی رہے. ٹرے اپنی جان میں کھسکھسا کر وہ پہلا نوالا اس کے سینے سے لگے حراب کو کھلانے لگا, جس کو دیکھ کر اس نے کسی بچے کی طرح اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. حراب, کھانا کھاؤ. زرام نے نرمی سے صبح کہا, لیکن بنا کوئی رسپانس دیے وہ اس کی طرح اسی طرح بیٹھی رہے. میرے لیے بھی نہیں کھاؤ گے؟ اس کے کہنے پر حراب نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور زرام غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اس کی روئی روئی آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر اسے تکلیف محسوس ہوئی. اس نے آگے بڑھ کر اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے پھر سے کھانا کھلانے لگا, جو اس بار اس نے بنا کوئی چون چران کیے ہوئے کھا لیا. چاند نوالے لے کر اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا, جس کو دیکھ کر زرام نے بھی اسے فورس نہیں کیا تھا. ابھی کے لیے اس نے اتنا کھا لیا, یہ بھی کافی تھا. تمہارے ماموں آئے تھے, وہ تم سے ملنا چاہتے تھے, لیکن بڑے بابا نے کہا ہے کہ اگر تمہاری مرضی ہوئی تو ہی وہ انہیں تم سے ملنے دیں گے. وہ میرے سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ اس کے لہجے میں تلخی ظاہر آئی. کیونکہ تم ان کی بہن کی نشانی ہو. ایشل آنٹی نے ہمیشہ ایک ایسے ڈر میں زندگی گزاری ہے جو بلا وجہ تھا. اگر ایک بار اپنے ڈر سے نکل کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاتی تو شاید تم دونوں کو ایسی زندگی نہ گزارنی پڑتی. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا. پرانی باتوں کا کیا فائدہ؟ وہ شرمندہ ہیں کہ وہ اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکے. ان کی شرمندگی کا امیرے کو کیا فائدہ؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ پرانی باتوں کا کیا فائدہ, تو پھر تم بھی پرانی باتیں بول جاؤ. اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر زرام کی طرف دیکھا. تلہ باتیں بھول جاتی ہیں. تم خود سوچو, ایشل آنٹی ہوتی تو کیا کرتی؟ میں مل لوں گی ان سے. اس نے اپنا سر ہلایا, جبکہ اس کے کہنے پر زرام نے اطمینان بڑی ہوئی سانس کھینچ کر اسے مزید ساتھی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا. دوستی کی ہے, نبھانی تو پڑے گی. آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی. مجھے کوئی مہنگا گفٹ دیں تاکہ میری ناراضگی دور ہو جائے. بیڈ پر چت لیٹا اس وقت وہ خیال میں گم تھا. ان خیالوں پہ قبضہ اس وقت نور شاہ کا تھا. اپنا موبائل نکال کر اس نے اس میں موجود نور کی تصویر لگائی جس میں وہ مسکراتے ہوئے اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کرتے. یہ اس وقت کی تصویر تھی جب آخری ملاقات میں وہ اسے ملا تھا, اور یہ تصویر اس سے اس طرح سے لی تھی کہ نور کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا. گہری نیلی آنکھوں سے وہ اس وقت مسکرائے ہوئے نور کو دیکھ رہا تھا. تمہیں پتا ہے نور, جب تم زندگی میں نہیں تھی تو جیسے زندگی جینے کی کوئی وجہ نہ تھی. بے مطلب زندگی گزارا تھا میں, اور اب تم آ گئی ہو تو لگتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. تم آ گئی ہو تو لگتا ہے کہ بے مطلب زندگی کا کوئی وجہ مل گئی ہے. دھیمے لہجے میں اس کی تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جب اس کا دروازہ ناک ہوا اور دادا جان اندر دل ہوئے. انہیں دیکھ کر اس نے اپنا موبائل بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھا. برہودار, جب سے آئے ہو خیالوں میں گم بیٹھے ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دادا جان نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اس کو دیکھا. اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا. وہ ایک جوان ہوتے ہوئے
कि दादा तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे। कुछ नहीं हुआ मुझे दादा जान, किसकी तस्वीर देख रहे थे, जरा मुझे भी दिखाओ। उनके कहने पर वो हैरान नहीं हुआ था, उसकी एक एक हरकत पहचानते थे। वो चाह कर भी उनसे कुछ ना छुपा सकता था। तस्वीर देखकर क्या करेंगे, अब हकीकत में मिलवाऊंगा, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर कब मिलवाओगे? दादाजान के कहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उस लड़की का जिक्र ही उसके लबों पर मुस्कुराहट ले आता था। बहुत जल्दी। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब तुम्हारी भाभी वाकई में एक चोरनी थी। उसकी बात सुनते ही शांति ने अपनी हाथ का इजहार किया। लेकिन बिल्कुल, लेकिन तुम उन्हें देखो, वो कहीं से भी एक चोरनी नहीं लगती। बल्कि रुको, मैं तुम्हें इनकी तस्वीर दिखाता हूँ। कहते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा। ये वक्त इन दोनों की क्लास का था, जिसके दफा किए हुए वो दोनों अपनी बातें करने में मसरूफ थे। आह, इतने दिनों बाद मुलाकात जोड़ थी। क्लास में क्या हो रहा था, ये सारी डिटेल वो लोग बाद में सना से ले लेते, इसलिए उन्हें कोई फिक्र ना थी। वाओ, बहुत खूबसूरत है। तस्वीर देते हुए बेख्तियार उसके लबों से निकला। वो जरियाम और हुडैब के वलीमे की तस्वीर थे। पता है अहान, ऐसी बातें मैंने सिर्फ फिल्मों या कहानी में देखी थी, आज हकीकत में पहली बार सुन रही हूँ। आप सुन लिया तो उठ जाओ, सना आगे ना तो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। अपना बैग उठाकर उसने शांति का हाथ पकड़ा, उसे लेकर कैंटीन की तरफ चला गया। क्लास खत्म होने वाली थी और क्लास खत्म होते ही सना उनके साथ पर खड़ी हो जाती, क्योंकि हर बार की तरह वो दोनों से क्लास में छो रहे थे और वो बेचारी पढ़ाई की मारी वहीं पर क्लास में बैठे बैठे उन्हें न जाने कितने अलकाबाज से नवाज चुके थे। आलम का कहना था कि हुरा को कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाए, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो जाए। आयरा इन दोनों की पैकिंग कर चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों दोपहर में गांव से निकल चुके थे। अब गाड़ी का सफर खामोशी से कट रहा था, क्योंकि हुरैब सो रही थी। उसकी नींद खराब ना हो इसलिए वो गाड़ी एहतियात से ही ड्राइव कर रहा था। वैसे भी कितने दिनों से उसकी नींद भी ठीक से नहीं ली थी। गाड़ी खड़ी करके वो दूसरी साइड पर आया और हुरैब का सोया वजूद अपनी बाहों में उठा लिया, उसे लेकर अंदर चला गया। इस वक्त वो दोनों ऐना के घर पर आए हुए थे। उनके आने का सुनकर ऐना पहले ही उनके लिए कमरा तैयार करवा चुके थे। उससे क्या हुआ है? ऐना ने परेशानी से बाह में मौजूद हुरैब को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐना आंटी सो गई है, नींद खराब होती इसलिए मैं उसे ले आया। अच्छा, तुमसे कमरे में लटा कर आ जाओ, फिर खाना खा लो। नहीं, मैं हुरैब के साथ ही खाऊंगा। अब बस चाय भिजवा दे, थकन हो रही है। मैं भिजवा देती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। उसके कहने पर अपना सर हिलाकर वो कमरे की तरफ चला गया। नींद से जागते ही उसे अपने आप अनजान जवाब पाया। नजर उठाकर उसने इधर उधर देखा। पैर पर दूसरी तरफ नूर बैठी हुई थी और हाथ में मोबाइल थामे वो कानों में हैंड फ्री लगाए आंखें मसल कर वो उठकर बैठी। उसे उठते देखकर नूर भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उठ गई आप, खाना लाऊं? नूर के कहने पर उसने मेरा सर नफे में हिलाया। तो मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लाला ने यहाँ पर बिठाया था, उन्होंने कहा था आपको अकेला नहीं छोड़ो। वो खुद कहाँ है? वो काम से बाहर गए हैं, आपको पता है? वो आज आपको डिनर पर ले जाने वाले हैं। डिनर लफ्ज कहते ही उसे याद आया कि उसने अपना हाथ अपनी पेशानी पर मारा। मैं तो भूल ही गई थी, उन्होंने कहा था कि जब आप उठ जाएं तो आपसे पूछकर आपके कपड़े निकाल दूं। आप बताएं मुझे कि कौन सा सूट पहनेगी डिनर पर जाने के लिए। जो दिल करे निकाल दो। हुरैब के कहने पर उसने वहां पर रखा हुआ उसका बैग खोला, उसमें से कपड़े ढूंढने लगे। अभी तक उनके कपड़े इसी तरह बैग में पड़े थे, क्योंकि सरेआम का इरादा यहाँ रहने के बजाय मुतसिम वाले घर में रहने का था, ताकि अपनी बीवी के साथ वो अकेले कुछ वक्त गुजार ले। कहाँ थी तुम? उसके कमरे में दाल होती उसीम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि रोज की निस्बत आज वो देर से कमरे में आई थी। मैं शामिर के पास गई थी। वो उसके पास जाकर लेट गई। क्यों? आज उसका पहला दिन था, तो मैं बस वही पूछ रही थी कि दिन कैसा गुजरा। इतना थका हुआ लग रहा था मेरा बच्चा, पता नहीं उस जाप की क्या जरूरत थी। तो इस बच्चे को सदा उम्र घर में बैठाने का इरादा था? नहीं, लेकिन वो साइड के साथ भी तो काम कर सकता था ना, किसी और की नौकरी करने की क्या जरूरत है? ये तो उसकी अपनी मर्जी है। उसीम ने उसका दुपट्टा उसके वजूद से दूर फेंका। उसके ऐसा कटे कस्मा ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया, उसके गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। कमरे में दाखिल होकर उसने बैग में से अपना सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। कमरे में इस वक्त वो अकेला था, क्योंकि हुरैब माहिम के कमरे में थी और वॉशरूम से बाहर निकलकर वसीम के सामने खड़ा हुआ। बाल बनाकर उसने हाथ में घड़ी पहनी और व्हाइट शर्ट की आस्तीन ने दुरुस्त करने लगा। गिले बालों के चंद लेटे उसके सफेद बालदार पेशानी को छोड़ दी। अपनी पूरी तैयारी का जायजा लेकर उसने बेड पर रखा, अपना ब्लैक कोट उठाकर पहना और कमरे से बाहर चला गया।
कहाँ जाने की तैयारी हो रही है हीरो? घर में दाल होते ही माहिर ने लॉन्च में बैठे जरियाम से कहा। सुबह का निकला हुआ वो अब घर में आया था, इसलिए जरियाम से उसकी मुलाकात अब हो रही थी। अपनी बीवी के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, उसने बीवी पर हाथ जोड़ दिया। ओह अच्छा, मुझे लगा हमसे मिलने आया था। नहीं, तुम लोगों से मिलने नहीं आया था, वो अब बीवी वाला हो गया हूं ना, तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो तू नहीं समझेगा। जरियाम, तू मुझे ताना मारा है। उसके कहने पर जरियाम ने बिना बात घुमाए अपना सर हमा हिलाया। तो देख बेटा, सैर की रुखसती से पहले तुझे बीवी वाला बनकर दिखाऊंगा। बल्कि नहीं, ये झंझट तुम लोग ही पालो, तुम्हें ही ये बीवियां मुबारक हो। उसके जवाब में उसे पहले जरैम कुछ कहता, वो बिना उसकी सुने हुए वहां से जा चुका था और जरैम ने मुस्कुराकर अपना साथ झटका। जब नजर सीढ़ियों से उतरती हुरैब पर जम गई। इस वक्त उसने जुरैब की लाइब्रेरी ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, सीधे बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जबकि उस वक्त उसे जरैम का भी दीवार डायमंड सेट पहना हुआ था। मेकअप के नाम पर उसने कुछ भी नहीं किया था और बिना किसी मेकअप के भी वह बस ये काली साड़ी पहने कोई अप्सरा लग रही थी। उसे देखकर जरैम गहरा सांस लेकर रह गया। इस खूबसूरती की बला वो कहाँ कहाँ और किस किस से छुपाता फिरता। ये हाल ही क्यों है? उसने हाल ही रेस्टोरेंट देखा पूछा। इस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में स्टाफ के अलावा सिर्फ वो दोनों मौजूद थे, जबकि पूरे रेस्टोरेंट में फूलों और गुब्बारों की सजावट हो रही थी। तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? उसने नासमझी से जरैम की तरफ देखा। तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ तो समझ नहीं आता किससे छुपाता फिरूं। कभी कभी तो दिल चाहता है कि तुम्हें एक कमरे में कैद कर लूं, जहाँ पर मेरे सिवा कोई तुम्हें देख ही ना पाए। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे, मैं तब भी बाहर निकलते थे। यह जरैम की रोक टोक का ही असर था कि उसकी जुबान पर से तू से तुम आने लगा था, क्योंकि जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, पर अब हूँ, और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी हसीन बीवी को कोई गैर मर्द देखे। सारी दुनिया से मैं तुम्हें छुपा नहीं सकता, लेकिन जितना छुपा सकता हूँ इतना छुपाऊंगा। उसे गहरी नजर देते हुए जरैम ने वेट्रेस को इशारा किया और ऑर्डर लिखवाने लगा। हुरैब ने गौर से वहां पर मौजूद काम करते अफराद को देखा। अभी तक उसने वहां पर जितने भी वर्कर्स देखे थे वो सिर्फ औरतें थे। बहुत खूबसूरत लग रही हो इस लिबास में, वेट्रेस के जाते जरैम ने गहरी नजर से उसके वजूद को देखा। उसकी साड़ी एना ने बांधी थी और नहायत ही सलीके से बांधी थी। उसके वजूद का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारी बहन ने निकाल कर दी थी, उसे नजरें झुका कहा। तुम्हें पता है मेरी क्या ख्वाहिश है हुरैब? क्या? उसे नजर उठाकर जरैम को देखा कि अगर हमारी बेटी हुई तो वो शक्ल सूरत में अपनी माँ पर ना जाए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक खूबसूरती की बला काफी है, और दूसरी भी ऐसी होगी तो उसे कहाँ कहाँ छुपाता फिरूंगा। उसके कहने पर इस बार हुरैब के लब भी बेसाता मुस्कुरा उठे। साहिर, मैं क्या सोच रहा हूँ? माए ने पुरसोच अंदाज में लैपटॉप पर काम करते साहिर को पुकारा। इस वक्त वो साहिर के कमरे में बैठा हुआ था। क्या सोच रहा है? शामिर का नकाब भी हो गया, तेरा नकाब भी हो गया, जरैम का नकाब भी हो गया। अहान तो हम सबसे छोटा है, उसकी तो हैड है। तो सीधा सीधा कह के तेरे दिल में भी शादी वाले लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, दिल तो चाह रहा है मेरे पास भी एक अदद बीवी हो। कोई है नजर में? शहर के कहने पर बेसाता जिन के पर्दे पर एक नाजुसा सरापा लहराया। इज़ा, कोई काम था? जी, वो आपका वॉलेट गिर गया था क्लास में, तो ये देने के लिए आपको ढूंढ रहे थे। शायद मेरी चीजें वापस करने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, कोई नहीं है। ख्यालों को झटका वो सैर की तरफ मतवज्जो हुआ, जो घोट से उसके चेहरे के तासात देख रहा था। लेकिन मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। तेरे दिमाग का फतूर है। उसके कहने पर सैर कांधे उचकाकर अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गया। यह अलग बात थी कि माहिर गड़बड़ तो थी जिसका उसे यकीन था। उसके दोबारा काम की तरफ मतवज्जो होने पर माहिर भी दोबारा अपनी सोचों में गुम हो गया। सैर को तो जिटला दिया था, खुद को कैसे जिटलाता। ये किसका घर है? घर के सामने गाड़ी रुकते उसने हैरत से जरैम की तरफ देखा। इस घर में वो पहली बार देख रही थी। वहां पर खड़े गार्ड्स ने दरवाजा खोला और जरैम गाड़ी अंदर लेकर आ गया। बड़े बाबा का। हुरैब ने नजरें घुमाकर देखा। गार्डन का वो हिस्सा रात के पैर वहां पर लगाई हुई तेज रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों वहां पर रहने वाले थे। ये बात सुनते ही मुतसिम उनके लिए घर साफ करवा चुका था। वैसे तो इस घर की बाकायदगी से सफाई होती थी, लेकिन अगर कोई यहाँ पर रहने के लिए आने वाला होता तो मुतसिम का खास ऑर्डर था कि इस घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? जरैम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। गाड़ी खड़ी करके वो दूसरी जानब आया, उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लेकर जाने लगा। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। मालूम है मुझे। घर के अंदर दाखिल होकर जरैम ने उसे नीचे उतारा। वहां पर खड़ी मुलाजमा को जाने का इशारा किया, जिसके इंतजाम में कर दी, ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसे पूरा कर दे।
اس کے اشارہ کرتے وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی جب حریب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں زریام؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو. یہاں پر صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارے درمیان پیار بڑے لمحات ہوں. اس کی بات سن کر حریب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی. اس کا ہاتھ پکڑ کر زریام اسے وہاں پر بنے کمروں میں سے ایک میں لے کر گیا اور حریب حیرت سے اس کمرے کو دیکھنے لگی جسے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا. پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلے ہوئے تھے. اس نے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جب اپنے پیر پر اسے زریام کی گرفت محسوس ہوئی. اگلے ہی پل زریام نے حریب کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ سب کیا ہے؟ میرا نہیں حیا، تمہیں یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہے. زریام نے اس کا روح اپنی جانب کیا، اس کی باندھی ہوئی ساڑی کا پلو ہٹا دیا. اس کی اس حرکت سے حریب نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی جبکہ زریام تو بس گہری نظر سے اس کے حسین خوبصورت وجود کو دیکھ رہا تھا. اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زریام اس کی سفید نرم و ملائم گردن پر جھک کر اپنے لبوں کو بوسہ دینے لگا جبکہ اس کی حرکت حریب کی سانسیں اٹکانے کا باعث بنا رہے تھے. تم حسین ہو حریب، بہت زیادہ حسین. اس کے کان کے قریب جھک کر وہ سرگوشی کرنے لگا. زریام، میں یقیناً وہ اسے دوری بنانے کے لیے کوئی بہانہ کرتی اور آج کی رات تو کم سے کم زریام کو اسے دوری گروانا نہیں تھی. تبھی اس کے باقی کے لفظوں کو خود میں قید کر لیا. اس کی سانسوں کو آزاد کر کے زریام نے اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکا اور وہاں پر کھڑی اس حسن کی پری کو دیکھنے لگا جو لبوں کو آزادی ملتی اسے فاصلہ بنا کر کھڑی ہو چکی تھی جبکہ زریام کی اتنی سی قربت پر ہی اس کا چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہو چکا تھا. اس نے اپنی شرٹ اتاری، وہاں پر کھڑی حریب کا ہاتھ پکڑ کر اس کا روح اپنی جانب کیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا. اس کے روح موڑتے ہی حریب کی نظر اس کے چوڑے مردانہ سینے پر گئی. اس کو دیتے ہی نظریں دوبارہ جھکی تھی، البتہ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. زریام، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ اس کی جھکی نظر سے ساتھ کہا تھا. تمہیں چھوڑنا میرے لیے موت کے مترادف ہوگا. اپنے سکون کو چھوڑ کر میں بے سکونی کیوں اپناؤں گا؟ زریام نے غور سے اس کے کپکپاتے لب دیکھے اور اگلے ہی پل پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا دیا. رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی. اس گزرتی رات میں حریب زریام شاہ کے پیار کی بارش میں بھیگتی جا رہے تھے.